भारी उठापटक के बाद आज सेंसेक्स और निफ्टी लाल निशान में बंद हुए हैं। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 40.14 अंक यानी 0.07% की गिरावट के साथ 57,613.72 के स्तर पर बंद हुआ है। वहीं निफ्टी 34 अंक यानी 0.20% की कमजोरी के साथ 16,951.70 के स्तर पर बंद हुआ है। आज के कारोबार में करीब 1020 शेयरों में बढ़त देखने को मिली है। वहीं 2,438 शेयर गिरे हैं, जबकि 97 शेयरों की स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। आज के कारोबार में मिड और स्मॉल कैप शेयरों में भी गिरावट देखने को मिली है। बीएसई का मिड कैप इंडेक्स 0.4% की गिरावट के साथ बंद हुआ है। वहीं स्मॉल कैप इंडेक्स 0.8% की कमजोरी लेकर बंद हुआ है। अडानी इंटरप्राइजेस, अडानी पोर्ट्स, टेक महिंद्रा, टाटा मोटर्स और हीरो मोटोकॉर्प निफ्टी के टॉप लूजर रहे हैं, जबकि इंडसइंड बैंक, यूपीएल, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज और एचडीएफसी बैंक निफ्टी के टॉप गेनर रहे हैं। आज के कारोबार में मेटल को छोड़कर सभी सेक्टोरल इंडेक्स लाल निशान में बंद हुए हैं। आईटी, ऑटो, पावर, रियल्टी, तेल और गैस इंडेक्स में 0.8 से 1% की गिरावट देखने को मिली है। हालांकि डॉलर के मुकाबले रुपए में आज बढ़त देखने को मिली है। डॉलर के मुकाबले रुपया आज 18 पैसे की बढ़त के साथ 82.37 के मुकाबले 82.19 के स्तर पर बंद हुआ है। बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन आज यानी 28 मार्च को घटकर 252.06 लाख करोड़ रुपए पर आ गया, जो इसके पिछले कारोबारी दिन यानी सोमवार 27 मार्च को 253.59 लाख करोड़ रुपए पर था। इस तरह बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप आज करीब 1.53 लाख करोड़ रुपए घटा है। 29 मार्च को कैसी रह सकती है बाजार की चाल? कोटक सिक्योरिटीज के श्रीकांत चौहान का कहना है कि टेक्निकल नजरिए से देखें तो निफ्टी पिछले 3 दिनों से 16,900 के आसपास सपोर्ट ले रहा है। वहीं 17,100 के करीब रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। अब भी निफ्टी के लिए 16,900 पर सपोर्ट दिख रहा है। किसी पुल बैक में निफ्टी 17,050 से 17,100 का स्तर फिर से टेस्ट कर सकता है। वहीं अगर निफ्टी 16,900 का स्तर तोड़ता है तो फिर ये गिरावट 16,820 से 16,800 तक बढ़ सकती है। शेयर खान के जतिन गेडिया का कहना है कि निफ्टी आज भी दायरे में ही घूमता दिखा। ये लगातार तीसरे दिन 16,900 से 17,100 के रेंज में कंसोलिडेट होता दिखा। आवरली चार्ट पर निफ्टी 16,910 से 16,970 के दायरे में घूमता दिखा। निफ्टी के लिए ये मेक एंड ब्रेक जोन है। अगर निफ्टी में कोई पुल बैक रैली आती दिखती है तो इस जोन से आएगी। डेली और आवरली मोमेंटम इंडिकेटर भी पॉजिटिव क्रॉसओवर दे रहे हैं। ये भी एक बाय सिग्नल है। ऐसे में प्राइस और मोमेंटम दोनों ही इंडिकेटर अगले कुछ कारोबारी सत्रों में निफ्टी में तेजी आने का संकेत दे रहे हैं। ऊपर की तरफ निफ्टी के लिए 17,200 पर पहला टारगेट दिख रहा है। अगर ये टारगेट हासिल हो जाता है तो फिर निफ्टी हमें 17,450 से 17,500 की तरफ जाता दिख सकता है। वहीं नीचे की तरफ इसके लिए 16,910 से 16,870 पर सपोर्ट दिख रहा है। moneycontrol.com पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें। सिर्फ 1 महीने में अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर अच्छा रिटर्न कमाना चाहते हैं तो एचडीएफसी सिक्योरिटीज के नीतीश शाह की इन पसंदीदा शॉर्ट टर्म पिक्स को अपने पोर्टफोलियो में शामिल जरूर करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल हिंदी। पिछले 10 कारोबारी सत्रों के दौरान निफ्टी के लिए कई बार 17,200 से 17,225 के रेंज में रेजिस्टेंस देखने को मिला। ये रेंज 17,235 के आसपास स्थित निफ्टी के 20-डे ईएमए के करीब ही है। ऐसे में अब जब तक निफ्टी 17,235 के ऊपर नहीं बंद होता तब तक बाजार का शॉर्ट टर्म ट्रेंड बियरिश ही बना रहेगा। ऑप्शंस के आंकड़ों पर नजर डालें तो 16,800 से 16,900 के स्तर पर पुट राइट ऑफ हो रहे हैं। इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआईआई का लॉन्ग टू शॉर्ट रेशियो 0.15 के ओवरसोल्ड लेवल पर दिख रहा है। इससे बाजार में शॉर्ट कवरिंग की उच्च संभावना बन रही है। नीचे की तरफ निफ्टी के लिए 16,800 के स्तर पर मजबूत सपोर्ट दिख रहा है। अगर ये सपोर्ट कायम नहीं रह पाता है तो बिकवाली और बढ़ेगी। वहीं ऊपर की तरफ निफ्टी के लिए 17,235 पर रेजिस्टेंस दिख रहा है।
अगर निफ्टी इस रेजिस्टेंस को पार कर लेता है तो फिर इसमें 17,324 और 17,530 तक की तेजी देखने को मिल सकती है। निफ्टी मिड और स्मॉल कैप जैसे बॉर्डर मार्केट इंडेक्सेस ने 27 मार्च को आउट परफॉर्म किया। इनमें 0.5% और 1.60% की गिरावट देखने को मिली। इस प्रक्रिया में ये दोनों इंडेक्स अपने 6 महीने के ट्रेडिंग रेंज के नीचे फिसल गए हैं। इसके अलावा ये दोनों इंडेक्स पिछले कई हफ्तों से लोअर टॉप लोअर बॉटम बना रहे हैं, क्योंकि इनका 20 डे SMA इनके 50 डे SMA के नीचे चला गया है। ऐसे में इनमें एक नेगेटिव मूविंग एवरेज क्रॉसओवर भी देखने को मिला है। चलिए अब बताते हैं HDFC सिक्योरिटीज के नंदिश शाह की पसंदीदा 3 शॉर्ट टर्म पिक्स, जिनमें 1 महीने में जोरदार रिटर्न मिल सकता है। इनका पहला पसंदीदा स्टॉक है ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स। ग्लेनमार्क फार्मा में नंदिश शाह की 420 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 462 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी की सलाह है। शॉर्ट टर्म में इस स्टॉक में 9% रिटर्न मिल सकता है। नंदिश शाह का कहना है कि इस स्टॉक का शॉर्ट टर्म ट्रेंड पॉजिटिव है, क्योंकि ये अपने 5, 11 और 20 EMA के ऊपर स्थित है। मार्च में स्टॉक ने 200 डे EMA के आसपास मजबूत बेस बना लिया है। अब यहाँ से इस स्टॉक में नई तेजी देखने को मिल सकती है। इनका दूसरा पसंदीदा स्टॉक है कंट्रोल प्रिंट। नंदिश शाह का कहना है कि कंट्रोल प्रिंट ने डेली चार्ट पर एक ब्रेकआउट दिया है और जनवरी 2018 के बाद के हाई पर बंद हुआ है। वीकली चार्ट पर भी तेजी के संकेत नजर आ रहे हैं। इसके अलावा मोमेंटम इंडिकेटर RSI और MFI भी वीकली चार्ट पर तेजी दिखाते हुए 60 के लेवल के ऊपर दिख रहे हैं। ये स्टॉक में तेजी कायम रहने के संकेत है। नंदिश शाह की राय है कि कंट्रोल प्रिंट पे 500 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 570 से 590 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी करें। शॉर्ट टर्म में इस स्टॉक में 10% रिटर्न मिल सकता है। और इनका थर्ड पसंदीदा स्टॉक है रेल विकास निगम। रेल विकास निगम में नंदिश शाह की 62 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 71 से 74 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी की सलाह है। शॉर्ट टर्म में इस स्टॉक में 11% रिटर्न मिल सकता है। इस स्टॉक ने डेली चार्ट पर हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेक आउट दिया है। ऐसे में स्टॉक का शॉर्ट टर्म ट्रेंड पॉजिटिव हो गया है। ये स्टॉक अपने 200 डे EMA के ऊपर कारोबार कर रहा है। ये भी एक पॉजिटिव संकेत है। इसके अलावा मोमेंटम इंडिकेटर और ऑसिलेटर्स भी स्टॉक में मजबूती के संकेत दे रहे हैं। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें। और स्टॉक मार्केट की तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें मनी कंट्रोल हिंदी के यूट्यूब चैनल को। साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। इसके अलावा आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद। डीलिंग रूम्स में डीलर्स ने एक फार्मा स्टॉक और दूसरे गैस स्टॉक में करवाई खरीदारी। चलिए बताते हैं क्या है डीलर्स की राय। 28 मार्च के कारोबारी दिन मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में कमजोरी नजर आई। वहीं रियल्टी, मेटल और ऑटो में बिकवाली का भी खासा दबाव देखने को मिला, जबकि अडानी ग्रुप के शेयरों की जमकर पिटाई हुई है। अडानी एंटरप्राइजेज, अडानी पोर्ट 6% नीचे गिरकर कारोबार करते नजर आए। अडानी ट्रांसमिशन, अडानी पावर, अडानी ग्रीन, अडानी विल्मर और NDTV में 5% के लोअर सर्किट लगे। ऐसे में ब्रोकरेज हाउस के डीलिंग रूम्स में किन 2 स्टॉक्स में सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिला, चलिए आपको बताते हैं। लुपिन, डीलर्स ने लुपिन के स्टॉक में खरीदारी करवाई है। HNIs ने इस शेयर में खरीदारी की है। डीलर्स की इस स्टॉक में BTSD यानी आज खरीदने और कल बेचने की सलाह है। तो अगर आज आपने इस स्टॉक को खरीद लिया है तो कल इसे बेच के अपना मुनाफा कमा सकते हैं। डीलर्स का मानना है कि ये शेयर 12 से 20 रुपए तक चढ़ सकता है। दूसरे स्टॉक के तौर पर डीलर्स ने IGL कंपनी के शेयरों में खरीदारी करवाई है। डीलर्स की इस स्टॉक में पोजिशनल खरीदारी की सलाह है। उन्होंने इसके लिए लक्ष्य 450 से 460 रुपए तय किया है। उनका मानना है कि अप्रैल सीरीज में नई खरीदारी होती हुई दिखाई दी है। बता दें कि CNBC आवाज पर हर दिन एक खास शो कमाई का अड्डा में एक खास सेगमेंट डीलिंग रूम चेक पेश किया जाता है, जिसमें यतिन मोहता सूत्रों के द्वारा ब्रोकरेज हाउस के डीलिंग रूम से ये जानकारी हासिल करते हैं कि आज किन 2 स्टॉक्स में ब्रोकरेज ने अपनी क्लाइंट्स को सबसे ज्यादा ट्रेड लेने की सलाह दी। इसके साथ ही किस वजह से डीलिंग रूम में इन स्टॉक्स पर दाव लगा है या किस स्टॉक में आने वाले दिनों में कितने रुपए तक और तेजी नजर आ सकती है। बता दें कि यहाँ मुहैया जानकारी सिर्फ सूचना हेतु दी जा रही है। मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें। मनी कंट्रोल की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहाँ कभी भी सलाह नहीं दी जाती है।
आज हम बातचीत करने वाले हैं हर घर का चहेता ब्रिटानिया के बारे में। दरअसल ये ब्रिटानिया आपको आमतौर पे एक बिस्किट कंपनी लगती होगी, लेकिन ब्रिटानिया एक बिस्किट कंपनी ही नहीं है, बल्कि कन्फेक्शनरी कारोबार में एक काफ़ी बड़ी फूड जाइंट के तौर पे आप इस कंपनी को देख सकते हैं। इस कंपनी की शुरुआत 130 साल पहले हुई थी और करीब करीब 295 रुपए में उस समय पर इस कंपनी की शुरुआत की गई थी। सेंट्रल कोलकाता के एक छोटे से घर में इसकी शुरुआत हुई थी और वहां से धीरे धीरे एक्सपैंड करते करते आज इतना बड़ा स्केल आप ब्रिटानिया का देख रहे हैं। ब्रिटिश बिजनेसमैन ने एक स्मॉल हाउस में इस कंपनी की शुरुआत की थी, जिसको धीरे से या फिर बाद में विद टाइम एक्वायर किया गया था गुप्ता ब्रदर्स की तरफ से, और इस कंपनी का नाम बन गया था वीएस ब्रदर्स। लेकिन विद टाइम इस कंपनी में मल्टीपल चेंजेस हुए ओनरशिप को लेकर, जिसके बाद और फेरबदल हुआ और एक ऐसा भी समय आया 1979 में जबकि नेबिस्को ब्रांड, जो ओरियो के एक संस्थापक के तौर पे जानते हैं, जिनको आप ओरियो बिस्किट को अगर आप जानते हैं तो वो नेबिस्को की ब्रांड रहे हैं, उन्होंने इस कंपनी को एक्वायर कर लिया था। एक मेजर स्टेक करीब 27-28% के आसपास स्टेक वो इस कंपनी के अंदर ओन करते थे। लेकिन जो एग्जिस्टिंग प्रमोटर है वाडिया ग्रुप ने, उन्होंने करीब 1990 में इस कंपनी को एक्वायर किया। तो आप अंदाजा लगा लिए करीब करीब 3 दशक से ज्यादा का हिस्सा जो है वो एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स के पास इस कंपनी का है। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि वर्ल्ड वॉर 2 जब हुआ था तो इस कंपनी को एक ऑफिशियल पार्टनर के तौर पर चुना गया था। जो ये कंपनी जो सैनिक थे उनको फूड बिस्किट्स प्रोवाइड कराती थी, जो कि उनके आगे के लिए कामकाज करते थे। तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि आर्मी को भी ये कंपनी सप्लाई करती थी वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर। इसके अलावा बॉर्बन बिस्किट अगर आप खाते हैं तो आप उसकी हिस्ट्री में ये भी जान लें, करीब करीब 7 दशक पहले यानी 67 ईयर्स पहले ये बॉर्बन बिस्किट की शुरुआत हुई थी और तब से ये हमारी टेबल पर है। और ब्रिटानिया केक जो कि हर घर चहेता है, वो भी करीब करीब 6 दशक पहले यानी कि 60 साल पहले उस ब्रिटानिया केक की शुरुआत हुई थी, जिसको आप और हम आमतौर पे जानते हैं। इतना ही नहीं, कंपनी को 95% से ज्यादा रेवेन्यू जो है वो बिस्किट कारोबार से आता है और बाकी कारोबार जो है वो करीब करीब 5% के आसपास का हिस्सा कंपोजिट करते हैं। मैरी बिस्किट जो कि कंपनी का एक बड़ा फेमस बिस्किट है, वो 1874 में उसकी शुरुआत हुई थी। लंदन बेकरी पीक फार्म्स ये वो कंपनी है जिसने उस बिस्किट की शुरुआत की थी। और ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि जो ग्रैंड डचेस है मारिया और साथ साथ ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग, उन दोनों की शादी के उपलक्ष्य में या उसकी खुशी में इस बिस्किट को नाम दिया गया था। और तब से बिस्किट धीरे धीरे करके फेरबदल हुए और आज हम इसको मारी गोल्ड के तौर पे भी जानते हैं। कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट में 2016 एक ऐसा साल था जबकि ब्रिटानिया गुड डे देश का दूसरा सबसे ज्यादा बिकने वाला बिस्किट बन गया था और उस समय पर करीब करीब 30 करोड़ बिस्किट के पैकेट्स पर मंथ गुड डे के बिकते थे। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है, जिस गुड डे की मैं बात कर रहा हूं वो करीब करीब 36 साल पहले ब्रिटानिया ने उसकी शुरुआत की थी। तो इस तरह के इंटरेस्टिंग फैक्ट देश की वन ऑफ द लार्जेस्ट फूड कंपनी या फिर बिस्किट कंपनी ब्रिटानिया के बारे में आए कुछ और फैक्ट लेकर आते रहेंगे। आज हम बातचीत करने वाले हैं पेंट स्पेस की मेगा कंपनी बर्जर पेंट्स के बारे में। दरअसल बर्जर पेंट्स से जुड़े हुए कई सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट पहले तो इस कंपनी के नाम के साथ ही शुरुआत करते हैं, जहां पर इस कंपनी का जो नाम है वो कंपनी के एक्चुअल ओनर लुइस बर्जर के नाम पर रखा गया था। 262 साल पहले इस कंपनी की शुरुआत हुई थी और ये कंपनी जर्मनी से शुरू हुई थी और धीरे धीरे मल्टीपल एक्विजिशंस और मर्जर्स के थ्रू होते होते यहाँ तक की स्थिति में पहुंची है। इसके अलावा कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट में ये भी है कि ये दुनिया की 14वीं सबसे बड़ी पेंट कंपनी है, एशिया की 4थी सबसे बड़ी पेंट कंपनी है और भारत की दूसरी सबसे बड़ी पेंट कंपनी के तौर पर शुमार है और करीब करीब 15 से लेकर 20% के आसपास का मार्केट शेयर अपने स्पेस के अंदर कमांड करती है। हालांकि जो लीडर है उसका हाफ मार्केट शेयर है, लेकिन फिर भी कंपनी का एक स्ट्रॉन्ग मार्केट शेयर अभी भी कमांड करती है। बर्जर पेंट्स इंडिया में करीब करीब 99 साल पहले से कामकाज कर रही है और एक इंटरेस्टिंग पार्ट ये भी है कि 99 साल पहले इसका नाम था हैडफील्ड इंडिया, जिसके साथ इसने शुरुआत की थी कोलकाता में और वहां से धीरे धीरे फेरबदल होना शुरू हुआ। हीरो मोटोकॉर्प, रॉयल एनफील्ड, अशोक लेलैंड, टाटा मोटर्स, टीवीएस, यामाहा, साथ ही साथ हीरो ग्रुप, होंडा ग्रुप, बजाज ग्रुप, ये सब वो ग्रुप्स हैं
जो कि बर्जर पेंट का पेंट यूज़ करते हैं और अलग अलग व्हीकल्स जो हैं कंपनी के वो इन प्रोडक्ट यानी बर्जर के प्रोडक्ट्स के ज़रिए आप मार्केट में देख भी पा रहे हैं। साथ ही साथ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि एक समय पर बर्जर पेंट्स को श्री विजय माल्या ओन करते थे, जबकि उनके फादर मिस्टर विठल माल्या ने मल्टीपल एक्विजिशंस के थ्रू इस कंपनी को भी एक्वायर कर लिया था और लेटर ऑन कंपनी ने या फिर विजय माल्या साहब ने इस कंपनी को एक अच्छे हैंडसम प्रॉफिट के साथ करीब 66 मिलियन डॉलर के प्रॉफिट के साथ इस कंपनी को एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स को बेचा। तो ऐसे मल्टीपल एक्विजिशंस एंड टेक ओवर्स पिछले 99 साल की हिस्ट्री में बर्जर पेंट्स के अंदर आपने देखे हैं। साथ ही साथ बर्जर पेंट के साथ कुछ और इंटरेस्टिंग तथ्यों में से ये बांग्लादेश की सबसे पुरानी और साथ साथ सबसे बड़ी पेंट कंपनी के तौर पर शुमार है और करीब 50% से ज़्यादा का मार्केट शेयर ये पेंट स्पेस में बांग्लादेश के अंदर कमांड करती है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि नाइजीरियन स्टॉक एक्सचेंज पर पहली पेंट कंपनी अगर कोई लिस्ट हुई थी तो वो थी बर्जर पेंट्स और ये करीब 50 साल पहले नाइजीरियन स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होने वाली पहली पेंट कंपनी बनी थी। तो कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बर्जर पेंट्स रिलेटेड, लेकिन सबसे रोचक तथ्य कि ये दुनिया की 14वीं, एशिया की 4थी और भारत की दूसरी सबसे बड़ी पेंट कंपनी है। तो कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बर्जर पेंट्स रिलेटेड, आगे भी कुछ और फैक्ट लेकर आते रहेंगे।